नाइन्थ क्लास कल मैंने आपको धन से संबंधित हेडिंग स्टार्ट कराया था, जिसमें कि मैंने आपको ये सामाजिक धन, अंतर्राष्ट्रीय धन, इनके बारे में बताया था। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे धन और कल्याण के बारे में। जैसे कि कल्याण, क्या शब्द समझ में आ रहा है? मानव कल्याण, है ना। धन और मानव कल्याण और धन में क्या है? घनिष्ठ संबंध। क्योंकि जो धन है वो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो जब हम धन की बात कर रहे हैं तो यदि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी गरीब को कुछ करना, कल्याण करना चाहते हो, तो वो किससे करोगे? धन से ही तो करोगे। और मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होने पर उसे सुख मिलता है। कहते हैं ना, हम किसी की हेल्प करते हैं या अपनी ही आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं तो हमें सुख मिलता है और उसका कल्याण या भला होता है। यदि धन में ऐसी क्षमता ना हो तो कोई उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करे, और क्यों, और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्यों करे वो। ठीक है, क्योंकि हम धन अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ले रहे हैं, प्लस हमें उससे सुख प्राप्त करना है कि उस धन का सही जगह इस्तेमाल करके। जिसके पास धन है वह भली भांति वस्तुओं का उपभोग करते हुए अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है और समाज एवं व्यवसाय में मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। वहीं गुणी और उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणी और ज्ञानवान समझा जाता है। परंतु यहाँ पे ये याद रहे कि केवल भौतिक कल्याण धन के सहारे बढ़ सकता है, अभौतिक कल्याण नहीं। अर्थात मानवीय कल्याण का एक अंग भौतिक कल्याण धन से बहुत प्रभावित होता है। अभौतिक कल्याण बढ़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ दशाओं में हम देखते हैं कि धन बढ़ने के साथ साथ मनुष्य में क्या हो जाता है? लालच, अय्याशी, अनैतिकता, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? मानव कल्याण के लिए धन प्रयोग नहीं हो रहा है, उसकी अय्याशी और अनैतिकता, यानी वो जो गलत काम कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो मनुष्य के कल्याण में क्या आ जाएगी? कमी। एक विद्वान ने कहा है कि धन खो जाए तो कोई हानि नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कुछ हानि होती है, और यदि आपका चरित्र गिर जाए तो बहुत हानि होती है। तो धन की वृद्धि से मानवीय कल्याण में वृद्धि तभी होगी जब हम इसका, ये जो शर्तें हैं, नीचे हमें शर्तें दे रखी, इनकी पूर्ति हो जाए। जैसे कि पहला, धन की वृद्धि में निर्धनों को उचित हिस्सा मिले। सेकंड, धन की वृद्धि ऐसे ढंग से हो कि ना तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, ना ही आपका चरित्र गिरे। धन का जो आप प्रयोग कर रहे हैं वांछनीय आवश्यकताओं की संतुष्टि में किया जाए। फोर्थ, जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए, अन्यथा नए जीव ही धन में हुई वृद्धि को पचा लेंगे, जिससे कि वर्तमान जो जनता है हमारी, उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं होगी और फलस्वरूप हम कल्याण की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे इसने कुछ हेडिंग दी हैं और ये पूछ रहा है कि ये धन है या नहीं है। जैसे कि इसने पहला कहा डॉक्टर की योग्यता, इसमें दुर्लभता भी है, क्योंकि दुर्लभ यानी हर एक व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं बन सकता। उपयोगिता, दोनों गुण है, परंतु ये हस्तांतरणीय नहीं है, अतः इसे धन हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको कल 4-5 विशेषताएं बताई थी, जिसमें वो सब चीज़ें होंगी, वही आपका धन है। हाँ, उसकी योग्यता का लाभ इलाज कराने में यदि उठाया जाता है तो वो धन होगा। धूप, यह प्रकृति का दिया हुआ निःशुल्क उपहार है। इसमें उपयोगिता तो है, परंतु यह दुर्लभ और सीमित मात्रा में नहीं है, तो और इसे हम हस्तांतरित भी नहीं कर सकते। अतः धूप क्या है? हमारा धन नहीं है। तो आपको 9th क्लास यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिसमें वो सारे गुण होंगे वही धन होगा। गंगा जल, गंगा नदी के तट पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए यह धन नहीं है, क्योंकि इसमें उपयोगिता तो है परंतु दुर्लभता नहीं है। दुर्लभता, जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती। यदि वो गंगा के तट पे ही खड़ा है तो उसके लिए तो कितनी भी कैन वहाँ से भर लें, लेकिन जब इसे कोई वहाँ से कलश में भर के लाता है, अन्य स्थान पे ले जाता है, तो उस जल में दुर्लभता का गुण आ जाएगा और इसका हस्तांतरण भी हो सकता है, तब वह क्या होगा? धन। तो अंतर यहाँ पे समझ लीजिए, यदि हम गंगा नदी के पास खड़े हुए बात कर रहे हैं गंगा जल, तो वो धन नहीं है।
लेकिन उससे वहाँ से लाकर हम किसी और को देते हैं तो उसमें दुर्लभता और हस्तांतरण आ जाती है, तो ये धन हो जाएगी। नंबर 4, बीए की डिग्री, यह धन नहीं है क्योंकि कानून द्वारा इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। जैसे कि बच्चे, आपकी जो मार्कशीट है, आपको जो भी सर्टिफिकेट मिल रहा है वो आपका अपना ही तो है, यानी किसी की भी डिग्री कोई और प्रयोग नहीं कर सकता, तो ये इसके कारण से धन नहीं है। चलिए अब ना अगली शब्दावली का अगला हेडिंग है हमारा आय, इनकम। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया जो भी धन से संबंधित होती है, जैसे कि वो व्यवसाय करता है, खेतों में हल चलाता है, श्रमिक मशीन पे काम करता है। तो कहने का मतलब उसके उस क्रिया से जिससे वो धन कमाता है, ठीक है। और जो वो धन कमाता है वो क्या है, आय उसकी, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, यहाँ तो बस केवल हम एक लाइन में ये कह सकते हैं, व्यक्तिगत पर्यटन की दशा में उत्पादित समस्त वस्तु या सेवा उस व्यक्ति की क्या है, वास्तविक आय। यानी वो अपने प्रयत्न से ही तो आय, यानी वो मेहनत कर रहा है तो वो अपने पास से ही तो कर रहा है, तो उसका जो भी दार्विक मूल्य होगा, हम दार्विक मूल्य यानी मुद्रा के लिए भी लगाते हैं। सामूहिक पर्यटन की दशा में संयुक्त उत्पत्ति पर किसी एक श्रमिक का अधिकार नहीं होता है और ना ही वह किसी एक की आय कही जाएगी। मान लीजिए आपने किसी को मकान बनाने का ठेका दिया और 5 व्यक्तियों को दिया, ठीक है, तो वो जो आय होगी वो एक को थोड़ी मिलेगी, वो 5 को मिलेगी। तो पहले सहयोग करने वाला श्रमिक में उसमें बंटवारा करेगा और यह बंटवारा उसकी कार्य अनुसार किया जाएगा। जितनी उत्पादित वस्तु किसी एक व्यक्ति के हिस्से में आएगी वो उसकी आय कहलाती है। यानी तो कहे सही मायने में हम कहें तो आय क्या है, जो उसकी अपनी व्यक्तिगत दशा में, व्यक्तिगत पर्यटन से जो उसे प्राप्त हो रही है। तो यदि कोई समूह में होती है तो समूह को हम आय नहीं कहेंगे, समूह में जो वो इंडिविजुअल एक एक को जो देगा वो उसकी आय कहलाएगी। चलिए अगला हेडिंग है आपकी आय की विशेषताएं। पहला, दार्विक आय और वास्तविक आय। आय 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और द्रविक। एक निश्चित समय पर, जैसे कि एक सप्ताह, माह, एक वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं और सेवाओं को उस व्यक्ति की वास्तविक आय कहा जाता है, जबकि इन वस्तुओं और सेवाओं में द्रव्य में प्राप्त होने वाले मूल्य को दार्विक आय कहा जाता है। समझ आई? यदि मान लीजिए आपने कुछ भी उत्पादन किया, कुछ भी सेवा किसी करी, वहाँ से जो आपको मिला वो आय, लेकिन जब वस्तुओं और सेवाओं को द्रव्य में प्राप्त किया, मीन्स आपने जो उसे चीज़ दी है, जो वस्तु दी है, कुछ भी, उसके बदले में वो जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो आपकी दार्विक आय है। नेक्स्ट है आय एक प्रवाह है। आय एक प्रवाह है अर्थात यह एक धन ऐसी मात्रा में है जो निश्चित समय अवधि में प्राप्त की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करता है बच्चे, तो किसी को 1 हफ्ते की मतलब मजदूरी मिलती है, किसी को 1 महीने की, किसी को 1 दिन की, तो ये एक प्रवाह है। आप तो आय हमारा क्या है, एक प्रवाह। अगला है आय और पूंजी में भेद। पूंजी का आशय धन के उस भाग से है जो एक समय विशेष पर अधिक धन के उत्पादन में लगा है। ये तो हमने आपको अकाउंट्स की जब शब्दावली कराई थी तभी बताया था। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय आरंभ करता है उसमें जो धन लगाता है ना, अतिरिक्त धन कमाने के लिए, तो वो क्या है, इसकी पूंजी। इस पूंजी को वो एक निश्चित समय अवधि में उस धन का प्रवाह होता है, यानी जब वो पूंजी लगाता है और उससे जो आमदनी कमाता है तो वो धन का प्रवाह होता है, जिसे हम आय कहते हैं। अगला हेडिंग है आय के प्रपाक। आय की प्राप्ति 2 प्रकार के लोगों से होती है। एक तो वो जो कार्य करने वाले, दूसरे वो जो संपत्ति या धन के स्वामी होते हैं, जैसे कि भूमिपति जो भूमि प्रदान करता है और बदले में लगान के रूप में आय प्राप्त करता है, पूंजीपति जो पूंजी प्रदान करता है और बदले में क्या लेता है, ब्याज, तो ये ब्याज के रूप में आय प्राप्त करता है। तथा साहसी जोखिम उठाता है और बदले में क्या प्राप्त करता है, प्रॉफिट या लाभ। श्रमिक जो मुख्यतः शारीरिक श्रम करता है, उसके बदले में क्या मिलती है, मजदूरी। तो यानी
आय के प्रपाक यानी सबके लिए अलग अलग जरिया है आय का। कोई किसी तरीके से आय कमाता है और कोई किसी के, यदि कोई संगठन करता या प्रबंधक किसी के यहाँ श्रम करता है तो उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है ना। तो किसी के लिए ब्याज के रूप में, किसी के रूप में लगान के रूप में, तो सबके आय के प्रमाक अलग अलग हैं। अगला हेडिंग है आय का वर्गीकरण। आय का वर्गीकरण हमने अभी ऊपर भी देखा है, यहाँ पे 2 अक्षरों में और कहा है इसने। एक तो हेडिंग व्यक्तिगत आय और एक राष्ट्रीय आय। व्यक्तिगत आय जो एक व्यक्ति से संबंधित, राष्ट्रीय आय जो पूरे देश की आय एक निश्चित समय अवधि में देखी जाती है। तो ये था आपका आय का वर्गीकरण। अगला हेडिंग है आपका मूल्य अथवा विनिमय शक्ति। मूल्य यानी कीमत। जब आप बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते क्या प्राइस है इसका, क्या वैल्यू। यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं, देखो प्राइस यहाँ नीचे बताऊंगी, यहाँ मैं मूल्य बता रही हूँ यानी वैल्यू। अब अंतर भी देखना आप इसमें क्या आएगा, क्योंकि बोलने में तो हम कीमत और मूल्य एक ही को मानते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ अंतर क्या बता रहा है। देखिए, मूल्य का आशय किसी वस्तु की विनिमय शक्ति से है, अर्थात किसी वस्तु के बदले में जितनी मात्रा में अन्य वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती हैं। देखो, किसी वस्तु के बदले में जितनी मात्रा में आपको अन्य वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती हैं वो उस वस्तु का मूल्य है। इससे उदाहरण से और अच्छे समझ सकते हो। देखो, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य कितना है, इसका ज्ञान 2 वस्तुओं की तुलना करने से होगा। जैसे कि एक बकरी के बदले आपने 40 मीटर कपड़ा या 50 किलो गेहूँ या 8 किलो घी प्राप्त किया, तो आप कहेंगे कि बकरी का मूल्य 40 मीटर कपड़ा है, या ये तीनों बता सकते हैं। तो सरल शब्दों में हम क्या कहेंगे, मूल्य 2 वस्तुओं के बीच संबंध या अनुपात को बताता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मूल्य या विनिमय शक्ति दूसरे पदार्थ की वह मात्रा है जो पहले पदार्थ के बदले में मिलती है। तो कहने का मतलब, जब आप 2 वस्तुओं को आपस में अनुपात के रूप में ले रहे हैं, 2 में कंपेयर कर रहे हैं, वो होता है उसका मूल्य। कि आपने एक बकरी के बदले में क्या लिया, 40 मीटर कपड़ा, तो यानी एक बकरी का मूल्य यहाँ क्या मिला आपको, 40 मीटर कपड़ा। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बाजार में जाते तो आप मूल्य नहीं बोलते बच्चे, वहाँ प्राइस या कीमत। इसीलिए तो अब अंतर समझ में आया। मूल्य क्या है कि मूल्य आप दूसरी वस्तु और पहली वस्तु में अनुपात के रूप में जाहिर कर रहे हो, ठीक है। और कीमत क्या है, कीमत से तात्पर्य द्रव्य के रूप में व्यक्त करना। जैसे कि किसी वस्तु की विनिमय शक्ति दूसरी वस्तुओं के रूप में बताई जाती है तो वह उसका मूल्य कहलाएगा। किसी वस्तु के मूल्य को रुपए पैसे में बताना, है ना। जैसे कि आपने कहा 5 रुपये आलू, 10 रुपये की कॉपी, ये यहाँ आपने अनुपात के रूप में नहीं बताया। चलिए अब अंतर से और क्लियर हो जाएगा कि आपका प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर है। देखिए, पहला, किसी वस्तु की कीमत मुद्रा में दर्शाई जाती है जबकि मूल्य किसी दूसरी वस्तु के रूप में। तो हम कह सकते हैं मूल्य आप वस्तु विनिमय में प्राप्त करते हो, ठीक है। नंबर 2, विभिन्न वस्तुओं की कीमत एक साथ घट बढ़ जाती है जबकि मूल्य एक साथ घट बढ़ नहीं सकते। तो ठीक है 9th क्लास, आज हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसका होमवर्क हम कर लेंगे आज कंप्लीट, और ये हमारा लेसन आज कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको नया लेसन स्टार्ट कराऊंगी।